हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में। मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर करें। आई होप आपको कल की क्लास समझ में आई होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कवर किए थे और भी आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करूंगा साइकेट्री के। और अब आने वाले समय में अपन लोग साइकेट्री को टॉपिक वाइज रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, चाहे वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका सिजोफ्रेनिया हो, चाहे वो आपका मेनिया हो, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अपन लोग डिस्प्ले करेंगे आपके सामने, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, हर एक चीज़ को समझाएंगे आपको। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट से आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपन लोग शुरू करेंगे इस इंपॉर्टेंट जर्नी को आगे लेके चलते हैं। गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन टू शेयर। क्लास को शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, क्लास को शेयर करो, लाइक करो, बच्चों को लेके आओ। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इतना प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चले आगे, चलिएगा शुरू करते हैं, इस इंपॉर्टेंट जर्नी को आगे लेके चलते हैं एक नए सवाल के साथ में। आपके सामने एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है द थेरेपेटिक ब्लड लेवल ऑफ लिथियम। लिथियम का थेरेपेटिक ब्लड लेवल कितना होता है? व्हाट इज द थेरेपेटिक लेवल ऑफ व्हाट इज द थेरेपेटिक ब्लड लेवल? लिथियम का थेरेपेटिक ब्लड लेवल कितना होता है बताओ। वो 0.5 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट होगा, 2 to 3, 5 to 10 या फिर 1.5 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। इस बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी क्वेश्चन करा दिया था कि सीरम लिथियम लेवल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिथियम होता है बेटा, लिथियम होता है उसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। क्या होता है? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। और अगर लिथियम का नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि सर इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि मोर चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, मोर चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के बहुत ज्यादा इसके अंदर चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि सीरम लिथियम लेवल जो होता है वो चेक कब करते हैं? तो चेक करने का टाइम भी मैंने बताया था आफ्टर 12 आवर ऑफ लास्ट डोज, लास्ट डोज के 12 घंटे बाद में। कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि सीरम लिथियम लेवल का ब्लड स्टडी लेवल, ब्लड स्टडी लेवल यानी कि कांस्टेंट अमाउंट कब होता है? तो फर्स्ट डोज आपने आज दिया ना, तो फर्स्ट डोज के कितने दिनों बाद में? 5 to 6 डे पे। मतलब जो पहली डोज आपने दी है ना, उसका कांस्टेंट अमाउंट कितनी तारीख को आएगा? लगभग 5 से 6 दिन बाद में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन लोग फर्स्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं पांचवें दिन पे 12 घंटे बाद में, 5वें दिन की डोज लेने के बाद में 12 घंटे बाद में चेक करते हैं। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि सीरम लिथियम लेवल जो होता है ये नॉर्मल कितना होता है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो नॉर्मल होता है 0.6 से लेकर के 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब आप ये देखो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कहीं पे है सर, ये वाला ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं है 0.6 से लेकर के 1.2, तो ऑप्शन मिलता जुलता कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 0.5 से लेकर के 1.5 के आसपास की रेंज इसके अंदर आ रही है। कई बार सवाल पूछता है अगर 1.2 से लेकर के 1.5 मिली इक्विवेलेंट के बीच में आ जाए, इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में आ जाए, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? सर ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में क्या हो रही है? ओवरडोज हो रही है, डोज ज्यादा ली जा रही है, टॉक्सिसिटी नहीं हुई है। बस डोज ज्यादा ली जा रही है, टॉक्सिसिटी नहीं हुई है। टॉक्सिसिटी कब होना शुरू होती है? कई बार सवाल आता है सर टॉक्सिसिटी होना शुरू होती है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा। अरे 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा अगर आपके अंदर सीरम लिथियम लेवल बढ़ जाए तब टॉक्सिसिटी इनिशियल होती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल देखते हैं, चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कौन सा है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कौन सा है? बताइए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? बताओ मेरे बच्चे, मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। देखो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी की बात करें तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में पर्सन जो होता है अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव समझता है, अपने आप को समझता है कमजोर, अपने आप को समझता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला।
इस पर्सन में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है ना। इस पर्सन में एक बार ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप को चला लूंगा, इसी पर्सन में ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप को कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। यानी कि यह एक तरीके की ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन कभी भी एक रिलेशनशिप में टिक के नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे हमेशा से डाउट होता है अपने ऊपर, खुद के ऊपर। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी होती है इसे अपन लोग देखे जाए तो क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो पर्सनालिटी है इसके अंदर पर्सन जो होता है सर, सुसाइड की रिस्क भी ज्यादा होती है सर, इसमें रिस्क होती है सबसे ज्यादा, सुसाइड की रिस्क सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ग्रैंडियोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कौन सी पर्सनालिटी का होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का होता है। किसका होता है, नार्सिसिस्टिक, वो अपने आप को ओवर एलोबरेट करता है इसके अंदर, नार्सिसिस्टिक में। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एंड इंपल्सिविटी किसके अंदर आती है, तो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स और इंपल्सिविटी जो आती है बेटा, ये आपकी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में ही देखने को मिलती है। सस्पिशियसनेस जो होता है वो देखने को मिलेगा आपको पैरानोइड में, किसमें, पैरानोइड पर्सनालिटी में, किसमें बेटा, पैरानोइड में। और अवॉइडेंस द सोशल कॉन्टेक्ट और अवॉइडिंग द सोशल कॉन्टेक्ट देखने को मिलता है सीजोइड पर्सनालिटी में, किसमें, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। नॉरसेट में यहां से क्वेश्चन आया था सीधा का सीधा कि इसके अंदर बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा या बेस्ट साइकोथेरेपी कौन सी होगी, साइकोथेरेपी, बेस्ट साइकोथेरेपी कौन सी होती है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में। तो कई बार सवाल पूछा गया, DBT, डायल एथिकल बिहेवियर थेरेपी, डायल एथिकल बिहेवियर थेरेपी, डायल एथिकल बिहेवियर थेरेपी मोस्टली, ठीक है ना, डीबीटी देखने को मिलती है, बेस्ट साइकोथेरेपी मानी जाती है। इसके अंदर अपन लोग कुछ भी नहीं करते, बस पर्सन के अंदर किस तरीके से रिलेशनशिप में रहना है ये हमें सिखाया जाता है इसमें, ठीक है, कि किस तरीके से आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हो और किस तरीके से उसे कंटिन्यूस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी पर्सन को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स अपने माइंड में मत लेके आओ, ठीक है, उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। तो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एंड इंपल्सिविटी देखने को मिलती है आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में। अगला सवाल, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द रिपीटेटिंग व्हाट पेशेंट सेड यूजिंग द सेम वर्ड्स। बताओ ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो रेफर करता है रिपीटेटिंग व्हाट द पेशेंट सेड यूजिंग द सेम वर्ड्स, कि पेशेंट ने क्या कहा वो सेम वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है बार बार, उसे क्या बोलेंगे, क्लेरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, पैरेटिंग एंड रीस्टेटिंग। देखो रीस्टेटिंग का मतलब क्या होता है, जो आपने बोला उस शब्द को रिपीट करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछना। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई और भाई क्या तुम्हें किसने परेशान, यार मुझे उसने बहुत ज्यादा परेशान किया, तो मैं उस पेशेंट को बोलूंगा उसने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, उसने कौन है, दिस इज द रीस्टेटिंग, ठीक है। लेकिन इसमें पेशेंट सेम वर्ड को रिपीट करता रहता है, सेम वर्ड को रिपीट करता रहता है। पेशेंट ने एक चीज बोल दी, अब उसी को रिपीट करता रहेगा, तो कौन करता है रिपीट, पैरेटिंग करता है। कौन करता है बेटा, पैरेटिंग, तोते की तरह रिपीट करना, इकोलेलिया सुना है, वही होता है पैरेटिंग। अगला सवाल देखो, विच इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए बेस्ट इंटरवेंशन क्या है, प्रमोटिंग द फास्टिंग, फास्टिंग को प्रमोट करोगे, एनकरेज द एक्सेसिव एक्सरसाइज, आप पेशेंट में एक्सेसिव एक्सरसाइज को एनकरेज करोगे, मॉनिटर डेली वेट एंड वाइटल साइंस, आप पेशेंट के अंदर डेली वेट मॉनिटर करोगे और वाइटल साइंस लोगे, या फिर गिव प्राइवेसी ड्यूरिंग द मील, या मील के दौरान आप उसे प्राइवेसी दोगे, क्या करोगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, फीमेल में। ये एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है, क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सर उस फीमेल में एक्सट्रीम फियर होता है, सर एक्सट्रीम फियर होता है, किस चीज के लिए उसमें एक्सट्रीम फियर होता है, टू इंक्रीज वेट, सर वेट बढ़ने का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उसके अंदर फियर होता है, डर लगता है उसको कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। यानी कि ये जो फीमेल होती है सिर्फ इस डर की वजह से खाने को क्या करती है सर, रेस्ट्रिक्ट करती है, क्या करती है सर, रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट फूड
फियर रेस्ट्रिक्ट फूड ड्यू टू द एक्सट्रीम फियर ऑफ इंक्रीज वेट, या वेट गेन की वजह से ये फीमेल जो होती है वो क्या करती है, फूड को अवॉइड करने की कोशिश करती है, बार बार अवॉइड करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन की बात करें तो आप इस पर्सन का डेली वो मॉनिटर कर सकते हैं वेट, और वाइटल साइन रेगुलरली आपको लेने होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। अच्छा, वेट एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट सुटेबल हो रहा है, या सही तरीके से आप इवाल्युएशन कर रहे हो पेशेंट का, या सही तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये पता लगाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वेट बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हो एनोरेक्सिया नर्वोसा का और उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है। अगर ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो छोटा सा काम क्या होता है मेरे बच्चे, वो छोटा सा और सिंपल सा काम एक होता है, सिंपल सा काम छोटा सा, वो यही होता है कि आपको क्या करना है, उस पर्सन का वेट चेक करना है डेली। वजन बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो आपके सामने, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज सीन इन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहां देखने को मिलता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में, डिप्रेशन में, या मेनिया में। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आर सीन इन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहां देखने को मिलता है बताइए। आंसर करें इसका। हो गया, चलो हो क्या गया, आंसर तो अब देंगे। देखो बेटा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटालेप्सी और पोस्चरिंग, टर्म तीनों एक जैसी है, बस अलग अलग मतलब है। क्या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में पर्सन क्या होता है, ओड पोस्चर मेंटेन प्रोलॉन्ग टाइम एंड डेवलप रेजिस्टेंस व्हेन ट्राई टू मूव। आप इस पर्सन को मूव करने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा बेटा, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कैटालेप्सी जो होता है बेटा, ये एक तरीके से क्या होता है सर, इसमें भी पर्सन क्या होता है, ओड पोस्चर को मेंटेन करता है, ओड पोस्चर को मेंटेन करता है, ओड पोस्चर को मेंटेन करता है फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ओड पोस्चर को मेंटेन करता है विद पैसिवली। पैसिवली का मतलब खुद अपनी इच्छा से पोजीशन या पोस्चर को मेंटेन नहीं करता है, कोई उसे उस पोजीशन में डाल के जाता है और उसी पोजीशन में वो कंटिन्यूसली रहता है। पोस्चरिंग का मतलब भी सेम होता है सर, ओड पोस्चर को मेंटेन करना, ओड पोस्चर को मेंटेन करना प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। बट ये कैसा होता है, ये एक्टिव होता है, और वो कैसा होता है बेटे, वो पैसिव होता है। ये तो एक्टिव होता है, ये तो एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है और ये पैसिव होता है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। ठीक है, अच्छा, ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या कैटाफ्लेक्सी या पोस्चरिंग सारे के सारे देखने को मिलेंगे आपको कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। कहां देखने को मिलेंगे, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। अगर आपसे कोई पूछे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या होल मार्क साइन, अगर आपसे कोई पूछे होल मार्क साइन कौन सा है, होल मार्क साइन, अगर आपसे होल मार्क साइन पूछे तो ये तीनों के तीनों जो है बेटा क्या है, होल मार्क साइन होते हैं आपके किसके, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के तीनों होल मार्क साइन होते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अगला चले, चलो अगला सवाल देखो,
अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, इनमें से सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा है? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर? बताओ, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, फोबिया, सिजोफ्रेनिया, या फिर आपका डिप्रेशन? बताइए कौन सा सोमेटोफॉर्म का डिसऑर्डर है? देखो सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, 3-4 तरीके की टर्मिनोलॉजी होती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सोमेटाइजेशन। देखो सोमेटाइजेशन में क्या होता है सर? पर्सन मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है सर? पर्सन मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम प्रोड्यूस करता है। समझ गए बात? मतलब ऐसे सिम्टम जिनकी जांच करने पे कहीं पे भी ये नहीं आए कि भाई इसको बीमारी है, ठीक है ना? तो मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये सिम्टम्स को अपन लोग फेक सिम्टम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इसमें सिम्टम होते कैसे हैं। तो या ऑलवेज एक बात याद रख लेना, और सिम्टम होते कैसे हैं बेटा? इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम होते हैं इसमें फिजिकल सिम्टम। कैसे सिम्टम होते हैं? कैसे सिम्टम होते हैं बेटा? फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। कैसे होते हैं मेरे बच्चे? फिजिकल सिम्टम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कैसे सिम्टम होते हैं? फिजिकल सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एब्डोमिनल पेन, हेडेक, ठीक है, हेडेक होना, एब्डोमिनल पेन होना, चेस्ट पेन होना, ठीक है ना, आपका लेग पेन करना, ठीक है, ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी पर्सन MUS ही देता है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स भेजता है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम शो करता है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम शो तो करता है, बट यहाँ पे जो सिम्टम होते हैं यहाँ पे फिजिकल थे, लेकिन यहाँ पे जो सिम्टम होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूरोलॉजिकल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूरोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पैरालिसिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस हो गया। इसके अलावा मान लो ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसके अलावा मान लो अपन लोग और बात कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया, सूडो सीजर्स, ये सभी के सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में एक बीमारी और आती है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्या नाम है बेटा? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एक बीमारी और है, इधर दूसरे कलर के पेन से बता देता हूं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसी को अपन लोग इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसी को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मतलब यहां पे पर्सन जो होता है, सिंपल सी बात करें तो माइनर डिजीज को मेजर डिजीज समझना शुरू कर देता है। कैसे? मान लो अगर किसी पर्सन को मोल हो रहा है ना, तो उस मोल को समझेगा कि मेरे को तो कोई स्किन कैंसर हो गया है। क्या हो गया है? मेरे को तो कोई स्किन कैंसर हो गया है। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का टाइप कौन सा है? तो सर आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। इसे लिखा क्या? समझे? आगे चलते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉमनली इन क्रोनिक एल्कोहोलिज्म। क्रोनिक एल्कोहोलिज्म वाले पर्सन में किस विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? किस विटामिन की कमी से आपको अल्कोहल में कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे? या फिर कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी आपको अल्कोहलिज्म में देखने को मिलेगी? बताओ, अल्कोहलिज्म में कौन सी विटामिन की कमी देखने को मिलेगी? बताइए मेरे बच्चे, बताइए। विटामिन B1, बहुत बढ़िया, शाबाश। विटामिन B1 जो होता है ये थायमिन, न्यूरॉन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। पर कोई नहीं, इतनी कहानी नहीं समझाऊंगा, काम की चीज बता देता हूं, ठीक है। देखो, अगर कोई पर्सन क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला है, अगर कोई पर्सन क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला है तो उस पर्सन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? ध्यान से सुनना। इसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं दो इंपॉर्टेंट। एक तो आता है वर्निक्स एंसिफिलोपैथी और एक आता है आपका
हाँ, कोर्साक कोर्साकॉफ साइकोसिस या कोर्साकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। जो वर्निक्स एनसिफेलोपैथी होता है, जो वर्निक्स एनसिफेलोपैथी होता है, इसमें इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम आते हैं। याद करने का ट्रिक है, अगर किसी को वर्निक्स एनसिफेलोपैथी होता है तो उसे गोवा घुमाने लेके जाओ, यानी कि इसमें ग्लोबल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ऑप्थेलेमोप्लेजिया देखने को मिलेगा और इसी में आपको अटेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्थेलेमोप्लेजिया है तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका सिंपल सा मीनिंग होता है पैरालाइसिस ऑफ आई मसल। आई जो मसल्स होती है, आंखों को मूव करने वाली जो मसल्स होती है, उन मसल्स में पैरालाइसिस आ जाता है। अब कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो डैमेज होती है इसके अंदर? तो क्रेनियल नर्व कौन सी सर? 3rd नंबर क्रेनियल नर्व और आपकी 6th नंबर क्रेनियल नर्व। ये दोनों क्रेनियल नर्व क्या होती है? डैमेज हो जाती है। अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? 3rd क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपकी आई जो होती है वो क्या होती है बेटा? टर्न वन साइड। आपकी आंखें एक तरफ घूम जाती है इस तरीके से ऑप्थेलेमोप्लेजिया में। ठीक है, आई बॉल टर्न वन साइड, एक तरफ घूम जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोर्साकॉफ साइकोसिस की बात करें तो कोर्साकॉफ साइकोसिस में एक चीज याद रख लेना, ए और सी याद रखना। ए का मतलब होता है एमनेशिया, ठीक है, और सी का मतलब होता है कॉन्फाबुलेशन। ठीक है, कॉन्फाबुलेशन का मतलब जानते ही होंगे, फिलिंग द गैप बिटवीन मेमोरी। आपकी मेमोरी के बीच में जो गैप बन गया है, उस गैप को फिल करना ही क्या कहलाता है? कॉन्फाबुलेशन कहलाता है। दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस थायमीन ही होती है, मैं अभी बता रहा हूं। दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या ही होती है? थायमीन ही होती है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच नर्सिंग इंटरवेंशन यूज फॉर द पैरानोइड पेशेंट? एक पैरानोइड पेशेंट है, उसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? टच द पेशेंट फ्रीक्वेंटली, आप बार बार पेशेंट को टच करोगे। मेंटेन आई कांटेक्ट थ्रू आउट, पेशेंट के साथ में आई कांटेक्ट करोगे। प्रोवाइड पर्सनल स्पेस एंड अवॉइड द टचिंग, पेशेंट को पर्सनल स्पेस दोगे या फिर अवॉइड करोगे टचिंग को, या फिर इंसिस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, या फिर पेशेंट को इंसिस्ट करोगे, बार बार उसको बोलोगे कि नहीं तुम हमारे सवालों के जवाब दो। बताओ क्या करोगे आप लोग पेशेंट के साथ में? अगर पेशेंट पैरानोइड वाला है तो, अगर पेशेंट पैरानोइड वाला है तो आप उस परिस्थिति में क्या करोगे? बताना जरा। बताइए बच्चों, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज यूज फॉर द पैरानोइड पेशेंट? पैरानोइड पेशेंट के लिए आप कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन इस्तेमाल करोगे? सर हम इस पेशेंट के लिए क्या करेंगे? सर हम इस पेशेंट के लिए क्या करेंगे? सर पेशेंट को पर्सनल स्पेस एंड अवॉइड करेंगे टचिंग को, अवॉइड करेंगे टचिंग को। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो, स्प्लिटिंग इज कॉमनली सीन इन। स्प्लिटिंग एक तरीके की क्या है सर? एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है बेटा? एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके बारे में बात करें तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग में पर्सन क्या करता है? अगर किसी पर्सन को बोलेगा तो ओनली गुड बोलेगा,
या तो किसी व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो ओनली गुड बोलेगा या फिर ओनली बैड बोलेगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि तुम तो सही हो लेकिन तुम में ये तो कमियां हैं और ये अच्छाइयां हैं, ये कभी नहीं बोलेगा। या तो तुम बहुत बुरे हो उसकी तरफ से या तुम बहुत अच्छे हो उसकी तरफ से, बस ये दो बातें नहीं करेगा कि तुम अच्छे भी हो, तुम बुरे भी हो, तुम ऐसे भी हो, तुम वैसे भी हो। हाँ, इतनी बातें नहीं करेगा वो सिंपल सी बात करेगा, तुम बहुत अच्छे हो तो अच्छे ही हो, बस कमियां कोई भी नहीं है, तुम बहुत बुरे हो तो बहुत बुरे हो, अच्छाइयां कोई भी नहीं है, ऐसा बोलता है। और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है आपको स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है बेटा? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है मोस्टली। ठीक है, ये लो, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है मोस्टली स्प्लिटिंग। अगला सवाल देखो, ला बेले इंडिफरेंसेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ला बेले इंडिफरेंसेस किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिप्रेशन का, कन्वर्जन का, ओसीडी का या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का? बताओ। बेसिकली बात करें, ये जो ला बेले इंडिफरेंसेस है, इस ला बेले इंडिफरेंसेस का मतलब होता है एक्सेसिव केयरलेस टुवर्ड सेल्फ। पर्सन अपने प्रति बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाता है, कंडीशन कहलाती है ला बेले इंडिफरेंसेस। क्या कंडीशन होती है बेटा? उसे बोलते हैं अपन लोग ला बेले इंडिफरेंसेस। क्या बोलते हैं बेटी? ला बेले इंडिफरेंसेस बोलते हो। ला बेले इंडिफरेंसेस जो होता है बेटा, इसका एक ही मतलब होता है, इसका एक ही सिंपल सा मीनिंग होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? एक्सेसिव केयरलेस टुवर्ड द सेल्फ। पर्सन अपने प्रति बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, बहुत ज्यादा केयरलेस होता है अपने प्रति। ठीक है, फिजिकल सिम्टम आ रहे तो भी ध्यान नहीं देगा, अवॉइड कर देगा, अरे कोई नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर का। किसका सर? ये डिसऑर्डर होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर का। ओसीडी का नहीं है, पीटीएसडी का नहीं है, डिप्रेशन का नहीं है, कन्वर्जन डिसऑर्डर का टाइप है। ठीक है, अगला देखो, अगला थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द थॉट ब्रॉडकास्टिंग? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द थॉट ब्रॉडकास्टिंग? थॉट ब्रॉडकास्टिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग? बताइए। बिलीविंग अदर कैन हियर योर थॉट। पर्सन को बिलीव होना कि तुम्हारे विचारों को कोई ना कोई सुन रहा है। हियरिंग द वॉइस, ऐसा लगना कि कोई तुम्हारी आवाज को सुन पा रहा है। लॉसिंग द एबिलिटी टू थिंक, पर्सन अपनी सोचने की क्षमता खत्म कर दे, या फिर सडन सिचुएशन ऑफ द स्पीच, या फिर अचानक से स्पीच बंद हो जाना। बताओ, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द थॉट ब्रॉडकास्टिंग? बताइए। बताओ बच्चे, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग? थॉट ब्रॉडकास्टिंग का बेसिक मतलब क्या है? बताइए बच्चों, आंसर करिए। सिंपल सा है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में पर्सन को लगता है कि मेरे थॉट जो है, मेरे विचार जो है दुनिया में फैलाए जा रहे हैं चारों तरफ, मेरे विचार जो है दुनिया में फैलाए जा रहे हैं चारों तरफ, हर कहीं मेरे ही मेरे थॉट चल रहे हैं, हर कहीं मेरे ही मेरे विचार चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है। इसका सिंपल सा साधारण सा मीनिंग क्या होता है बेटा? पर्सन को बिलीव होता है अदर कैन हियर योर थॉट, कि मेरे विचारों को हर कोई व्यक्ति सुन रहा है। दिस इज द थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, एवोल्यूशन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग होता है लेक ऑफ मोटिवेशन। क्या होता है बेटा? एवोल्यूशन का मतलब लेक ऑफ मोटिवेशन होता है बेटी। क्या होता है? लेक ऑफ मोटिवेशन। पर्सन को ऐसा होता है कि भाई साहब इसका तो कोई भी मोटिवेशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बचा है। लेक ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हैं, लेक ऑफ ड्राइव बोल सकते हैं, लेक ऑफ ड्राइव बोल सकते हैं अपन लोग इसके अंदर बोल सकते हैं लेक ऑफ ओपिनियन। ठीक है, पर्सन में ओपिनियंस नहीं होते हैं टुवर्ड सक्सेस, सक्सेस के प्रति ओपिनियंस नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो मोटिवेशन का मतलब सर लेक ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है। अगर कोई पर्सन एक्सेसिव टॉकिंग कर रहा है तो उसे अपन लोग टॉकेटिव बोलते हैं, टॉकेटिवनेस। ठीक है, हाँ। मूड एलिवेशन को अपन लोग मूड एलिवेशन ही बोलेंगे। ठीक है, पुअर मेमोरी आपका एमनेशिया हो सकता है, डिसएमनेशिया हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, द साइकोड्रामा द रोल ऑफ
प्रोटागोनिस्ट इज प्ले बाय, बताओ साइको ड्रामा आप लोग कर रहे हो, द रोल ऑफ प्रोटागोनिस्ट इज प्लेड बाय, प्रोटागोनिस्ट कौन प्ले करता है बताओ, प्रोटागोनिस्ट कौन प्ले करता है, आंसर करें। इसका आंसर करें मेरे बच्चों। बताओ प्रोटोएगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अरे कौन प्ले करता है प्रोटोएगोनिस्ट का रोल, प्रोटोएगोनिस्ट का रोल कौन प्ले करता है, आपका क्लाइंट खुद प्रोटोएगोनिस्ट का रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है आपका, प्रोटोएगोनिस्ट का रोल प्ले कौन करता है, आपका क्लाइंट खुद रोल प्ले करता है। अगला चलो, विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व द रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग बाय फॉलोड बाय द पर्गिंग। अच्छा, ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन बार बार क्या कर रहा है, बिंज ईटिंग कर रहा है और उसके बाद में क्या कर रहा है, पर्गिंग कर रहा है। पर्सन क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है पर्सन, पर्सन बार बार क्या कर रहा है बेटा, रिकरेंट एपिसोड ऑफ द बिंज ईटिंग, बार बार ज्यादा खाना खा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, पर्गिंग कर रहा है, मतलब मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर रहा है। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग होती नहीं है, तो बिंज ईटिंग का मतलब इधर होगा नहीं। कन्वर्जन डिसऑर्डर का कोई लेना देना नहीं, हाइपोकॉन्ड्रियसिस का कोई लेना देना ही नहीं। बुलिमिया नर्वोसा में पर्सन ज्यादा खाना खाता है और उस खाना खाने के बाद में क्या करता है सर, उल्टी कर देता है। क्या कर देता है, उल्टी कर देता है। 1 मिनट रुके।
हाँ चलिए, सॉरी फॉर देट, थोड़ा सा भाई से बात करने लग गया था, कुछ काम था। चलो अगला देखें, विच इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये तो मैंने आपको कल परसों भी बताया था, नेगेटिव सिम्टम कौन सा होता है सिजोफ्रेनिया का, कौन सा पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, तो आप खुद बता दोगे। डेल्यूजन आपका पॉजिटिव सिम्टम है, हेलुसिनेशन पॉजिटिव सिम्टम है, पेरोनिया यानी कि आपका मिसट्रस्ट पॉजिटिव सिम्टम है, आपका एपैथी इज नॉट अ पॉजिटिव सिम्टम, इट इज ए नेगेटिव सिम्टम। ये कैसा सिम्टम है, यह नेगेटिव सिम्टम है, बाकी सब के सब पॉजिटिव सिम्टम है। अगला सवाल, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज फॉर द एल्कोहल डिपेंडेंसी। एल्कोहल डिपेंडेंसी में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहल डिपेंडेंसी में। विच मेडिकेशन कैन यूज फॉर द एल्कोहल डिपेंडेंसी, बताइए ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जिसका इस्तेमाल अपन लोग कॉमनली एल्कोहल डिपेंडेंसी में करते हैं। डाइसल्फिराम, डायजिपाम, लिथियम, हेलोपेरिडोल। बिल्कुल सही जवाब है डाइसल्फिराम अपन लोग देते हैं। डोज कितनी देते हैं, कई बार सवाल पूछा गया है सर, 250 से लेकर के 500 mg की डोज दी जाती है। प्रिकॉशन आपको क्या क्या रखने होते हैं, ये कई बार प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहला मेन प्रिकॉशन होता है, आपको अवॉइड करना है किसको, एल्कोहल को। आपको अवॉइड करना है एल्कोहल को, और अवॉइड कितना, एल्कोहल को अवॉइड कितना टाइम तक करना है। अगर आप डाइसल्फिराम ले रहे हो यानी कि बिफोर डाइसल्फिराम, तो आपको क्या करना है, डाइसल्फिराम से पहले कितने घंटे पहले, 12 आवर पहले आपको क्या करना है, कंप्लीटली एल्कोहल को बंद करना है। और डाइसल्फिराम लेने के बाद में कम से कम आपको 2 सप्ताह तक क्या करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। अगर डाइसल्फिराम और अल्कोहल को साथ में ले लिया तो पर्सन में अल्कोहल डाइसल्फिराम की रिएक्शन हो जाती है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, डाइसल्फिराम देने के साथ साथ आपको किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, सिंपल सी बात, पहला तो अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर को अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है कफ सिरप को, कप सिरप को अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है बहुत सारी मल्टीपल चीजों को जिनके अंदर अल्कोहल के कंटेंट होते हैं। डाइसल्फिराम इज द बेस्ट आंसर फ्रॉम हियर। व्हाट इज द थेरेप्यूटिक एक्शन फॉर द बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का मेन थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है, बेंजोडाइजेपिन क्या काम कराती है, क्या सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, नहीं, सीएनएस को सप्रेस करती है। क्या ये एंटी डिप्रेसेंट है, नहीं सर। क्या एंजियोलाइटिक है, बिल्कुल सर, ये एंजाइटी को ठीक करने वाली दवाइयां हैं, एंटीसाइकोटिक भी नहीं है। तो एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, अगला सवाल देखो, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट हैविंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऐसा कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा ऐसे पेशेंट के लिए जिसको कौन सी बीमारी है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। बताओ विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट हैविंग द ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन वाले पेशेंट के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा। एग्री विद द हेलुसिनेशन, टेल देम पेशेंट वॉइस इज रियल, एनकरेज द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, या फिर अवॉइड द इंटरेक्शन विद द पेशेंट, या पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने से अवॉइड करोगे। क्या करोगे आप इस जगह पे आंसर देखो, सिंपल सा बात यह है, अगर पर्सन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेल देम द वॉइस आर रियल। पेशेंट को बोलना है कि आवाज बिल्कुल वास्तविक है, कभी नहीं, वॉइस हमेशा अनरियल होती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, आपको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज में लेना है। या फिर अवॉइड द इंटरेक्शन विद द पेशेंट, नहीं, आपको क्या करना है, एग्री विद द हेलुसिनेशन। पेशेंट को एग्री करने के लिए समझाना होगा कि भाई हाँ ये हेलुसिनेशन है, यह हेलुसिनेशन है, ये कोई आवाज जो आ रही है आपको, ये वास्तविक आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, कोरास्कोप साइकोसिस। कोरास्कोप साइकोसिस इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया सर, ये थायमिन की कमी की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, which drug is atypical antipsychotic। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है, देखो डायजिपाम, बेंजोडाइजेपिन है, क्लोरप्रोमाजिन टिपिकल है, हेलोपेरिडोल टिपिकल है, बची कौन सी, रेस्पेरिडोन। कौन सी बची, रेस्पेरिडोन बच गई, बस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अच्छा, इन विच डिसऑर्डर द वर्ड सैलिड कॉमनली सीन इन। वर्ड सैलिड जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है सर, देखो वर्ड सैलिड जो होता है ये आपके सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अगला लास्ट एंड फाइनल सवाल आज का, विच साइड इफेक्ट इज सीन विद द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ में कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, वेट लॉस, डायरिया, देखो डायरिया तो होता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हाइपर एक्टिविटी या ड्राई माउथ। बेस्ट आंसर इज अ ड्राई माउथ, बेस्ट आंसर इज अ ड्राई माउथ। ठीक है, अच्छा, ये तो थी कहानी अब तक की। ठीक है,
तो ये थी कहानी आज तक की। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे सर एक छोटी सी शायरी सुना दो, लपड़ लगा दूं, कोई शायरी सूरी नहीं सुनाना है आज, ठीक है, कविता सुनाएंगे, एक पोइम सुना देता हूँ, ठीक है, सुना दोगे पोइम? चलो एक शायरी सुनाता हूँ, शायरी, शायरी, टीप टीप के शायरी सुनाता हूँ मैं। बताओ प्रेम भरी शायरी सुनाऊं तुम्हें? चलो आज नहीं सुनाएंगे, कोई अच्छी सी मिल ही नहीं रही है, ठीक है, कोई अच्छी सी मिल नहीं रही है, मिलेगी तो सुनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।